हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, कुछ चैप्टर्स थे जो बच गए थे इस बुक के करवाने के, जो हम आज से आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं। जिसमें दोस्तों मात्रक एवं मापन हमने देख लिया था, द्रव्यमान भार घनत्व हमने आपने देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं चाल तथा वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी के सारे क्वेश्चन। ये जो यूथ की बुक है, नई वाली नई एडिशन, इसी के क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और चाल तथा वेग से जितने भी क्वेश्चन अभी तक रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं एएलपी के, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। ऋणात्मक किया गया कार्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये हमको बताना है। दोस्तों, ऋणात्मक किया गया कार्य के संबंध में जो सही कथन है वो है, जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत कार्य करता है तो किया गया कार्य कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत कार्य करता है तो किया गया कार्य जो होता है वो ऋणात्मक होता है। यह तब होता है जब बल की गति का प्रतिरोध करता है। बल जो है किसका? बल की गति का प्रतिरोध करता है। क्या? जब बल क्या करता है? गति का प्रतिरोध करता है, जिससे वस्तु की गतिज ऊर्जा कम होती है। जैसे किसी ब्रेक द्वारा गाड़ी को धीमा करना, ये क्या है? इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिमान 10 किलो द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा क्या है? गतिज ऊर्जा के बारे में। और हम जानते हैं गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? 1/2 mv² के। क्या होता है? 1/2 mv² के। तो 1/2 m का मान कितना है दोस्तों? हमारे पास में 10 किलोग्राम है। v कितना है हमारे पास में? 5। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए 10 को 5 बार में, तो जो हमारा गतिज ऊर्जा आएगा वो कितना आएगा? 25 5 125। तो 125 जूल जो होगी ये गतिज ऊर्जा का मान होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा जो है सही नहीं है? एक समान वेग से गतिमान पिंड एक समान गति को दर्शाता है। बिल्कुल सत्य बात है, तो सही कथन है। वृत्तीय कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह की गति एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण होता है। क्या? बिल्कुल सत्य बात है। पार्क में जॉगिंग करने वाला व्यक्ति एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। पार्क में यदि व्यक्ति जॉगिंग करने जा रहा है तो एक समान गति से थोड़ी ना दौड़ेगा, कभी गति कम ज्यादा होगी, कभी गति कम होगी। एक समान गति से गतिमान पिंड का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा नहीं है। नहीं दोस्तों, एक समान गति से गतिमान पिंड का दूरी समय ग्राफ जो होता है वो एक सरल रेखा होता है। क्या होता है? एक सरल रेखा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला ही क्या है? सही नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों हमारे तो सही कथन है। ठीक है, क्लियर? देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प गतिज ऊर्जा वाली वस्तु को निरूपित करता है? एक मेज पर रखी हुई किताब, ये तो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। एक विस्तारित रबर बैंड, ये भी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। एक गतिमान पत्थर, हाँ ये गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। और एक संपीड़ित स्प्रिंग जो है ये भी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। तो सी वाला इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक समान गति का उदाहरण है? बताइए, एक समान गति का उदाहरण इनमें से कौन सा है? परिवर्ती चाल से 100 मीटर की दौड़ में भाग लेने वाला धावक, ये एक समान गति का उदाहरण है क्या? नहीं, परिवर्ती चाल से दौड़ रहा है वो तो ये तो गलत हो गया। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में गतिमान वाहन, यदि दोस्तों भीड़ भाड़ क्षेत्र में गतिमान वाहन है तो ज्यादा भीड़ आएगी तो वाहन में ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो एक समान गति से तो वो चल नहीं सकता, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमारा। सीधी पटरी पर अपरिवर्ती चाल से चलती हुई रेलगाड़ी, अपरिवर्ती मतलब चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो एक ही चाल से चल रही है। यही हमारा एक समान गति का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ढलान से लुढ़कती हुई एक गेंद, यदि कोई गेंद है ढलान से लुढ़क रही है तो कहीं पे उसकी स्पीड ज्यादा होगी, कहीं पे कम होगी कि नहीं होगी? तो एक समान गति का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो एक समान गति वह गति है जिसमें कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। इस गति में वस्तु का वेग या चाल स्थिर रहती है और यह एक सीधी रेखा में होती है। एक समान गति के कुछ उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे सीधी पटरी पर अपरिवर्ती चाल से चलती हुई रेलगाड़ी, सीधी सड़क पर स्थिर गति से चलती हुई कार, घड़ी की सुई हो गया,
निर्वात में प्रकाश की गति हो गया, ये सभी जो है किसके उदाहरण है, एक समान गति के उदाहरण है। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक गोली 0.2 सेकंड में 90 मीटर की दूरी तय करती है, इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। एक गोली है दोस्तों जो कितने सेकंड में, 0.2 सेकंड में 90 मीटर की दूरी तय करती है। हमसे बोला है इसकी चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करना है। अच्छा, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय के। तो दूरी कितनी है, 90 मीटर है, और समय कितना है, 0.2 सेकेंड। पॉइंट हटेगा, ऊपर 0 आ जाएगा, तो हमारी जो चाल निकल के आई वो कितनी निकल गई, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य। ये हमारी चाल निकल गई किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। हमसे क्या पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हमसे छोटे से हमको बड़े में जाना है, तो क्या करना है, 18/5, बड़ी वैल्यू कहाँ आएगी, ऊपर में आएगी। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5 से काट दीजिए, 5 9 45, 5 शून्य शून्य। अब 90 का मल्टीप्लाई 18 में कीजिए, तो 18 कितना होता है, 18 होता है 126, 162। 18 कितना होता है, 162 होता है। तो 18 162 और एक जीरो पहले से है, तो 1620 जो होगी वो क्या होगी, इसकी चाल होगी किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। दो कार एक्स और वाई क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से ए से बी तक की यात्रा करती है। यदि एक्स को इस यात्रा में वाई की तुलना में 2 घंटे अधिक समय लगता है तो ए और बी की बीच की दूरी किलोमीटर में क्या होगी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, क्या पूछा है और क्या दिया है। दोस्तों दो कारें हैं एक्स और वाई, एक की गति कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है एक्स की, वाई की कितनी है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये कैसी गति कर रही है, ए से बी तक की जा रही है। और हमसे क्या बोला है, एक्स को इस यात्रा में वाई की तुलना में 2 घंटे अधिक समय लगते हैं, मतलब टाइम डिफरेंस हमको दे दिया कितने, 2 घंटे का। तो दूरी यदि हमको निकालना है तो आप डायरेक्टली डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे, जब टाइम डिफरेंस दिया हो और 2 स्पीड दी हो और यात्रा कर रही है, मतलब दूरी तो यात्रा कर रही है, दो क्या दी गई हमको, चाल दी गई है। और अगर हमको टाइम का डिफरेंस दिया गया तो डायरेक्टली आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लीजिए। ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 माइनस S2 इंटू डिफरेंस बिटवीन टाइम। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टाइम। S1 कितना है हमारे पास में, 50 है। S2 कितना है हमारे पास में, 75 है। दोनों का अंतर करेंगे कितना आएगा, 75 में 50 गए, 25 आएगा। और टाइम डिफरेंस कितना है, 2 घंटे का है। बस ये लगा लीजिए, डायरेक्ट आपकी दूरी निकल के आ जाएगी। कर लेते हैं इसको सॉल्व, 25 से काट देते हैं, 25 दिया 75, 50 दिया 150 और 150 दूनी 300। तो हमारी जो दूरी होगी वो कितनी होगी, ए से बीच की दूरी जो होगी वो होगी 300 मीटर। कितनी होगी, 300 किलोमीटर, सॉरी दोस्तों 300 किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर में हमने लिया था। तो जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 300 किलोमीटर होगी। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रख लोगे, यदि यहां तो क्या था, टाइम डिफरेंस दिया गया था हमको, यदि अगर टोटल टाइम दे देता कि 2 घंटे लगते हैं, यहां ए से बी तक जाने में 2 घंटे लगते हैं, तो बस कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में S1 माइनस S2 है तो यहाँ प्लस कर लीजिए, बस प्लस सिंबल लगा लीजिए यहाँ पे, तो भी आप उससे दूरी निकाल सकते हैं। तो दोनों चीजें आप याद रख लोगे, यदि टाइम डिफरेंस दिया है तो S1 माइनस S2 करना नीचे में, और टोटल टाइम दिया है, टोटल टाइम मतलब अगर बोल देता एक्स और वाई को इस यात्रा को पूरा करने में 2 घंटे लगते हैं, तो टोटल टाइम दे दिया हमको। जब टोटल टाइम देगा तो प्लस लगा लेना, S1 प्लस S2। ठीक है, बाकी फॉर्मूला सेम टू सेम रहेगा। क्लियर यहां तक के, आगे बढ़ते हैं। अपनी सामान्य चाल से 7/9 गुनी चाल से साइकिल चलाकर अनवर 4 मिनट की देरी से अपने स्कूल पहुंचता है। अनवर को अपनी सामान्य चाल से साइकिल चलाकर स्कूल पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं, ये हमको बताना है। अनवर है दोस्तों जो 7/9 गुनी चाल से साइकिल चलाता है, और अनवर 4 मिनट की देरी से कहाँ पहुंचता है, अपने स्कूल पहुंचता है। यदि अनवर को अपनी सामान्य चाल से साइकिल चलाया जाए तो स्कूल पहुंचने में कितने मिनट लगेंगे, हमको कुछ बताया। अब हमको स्पीड दिया है 7/9, मतलब स्पीड की बात करें तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, स्पीड थी उसकी 9 पहले, अब वो किसके इससे चल रहा है, 7 की स्पीड से चल रहा है। पहले स्पीड कितनी थी, 9 थी, पहले स्पीड कितनी थी, पहले स्पीड थी 9, अब वो किससे चल रहा है, 7 से चल रहा है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, 7:9 हो जाएगा। क्योंकि स्पीड जो होता है वो टाइम के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है कि नहीं होता है।
जब स्पीड का रेशियो 9:7 है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 7:9। और बोलता है 4 मिनट की देरी से, तो समय का रेशियो हमको पता चल गया। अब देरी मतलब इन दोनों का बीच का अंतर कितना आया, 2 आया, और यही 2 किसके बराबर है, 4 मिनट के है। तो 1 बराबर किसके आ जाएगा, 2 मिनट के आएगा कि नहीं आएगा, 1 बराबर 2 मिनट के। अब पूछा है अपनी सामान्य चाल से, तो सामान्य चाल तो ये थी, सामान्य चाल कितनी थी, 7 थी, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 दूनी 14, तो कितना मिनट लगेंगे, 14 मिनट लगेंगे किसको, अनवर को पहुंचने में सामान्य चाल से साइकिल चलाकर। एक ट्रक 2.5 घंटे में 450 किलोमीटर की यात्रा करता है, इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक ट्रक है जो कि 2.5 घंटे में कितने किलोमीटर की यात्रा करता है, 450 किलोमीटर की यात्रा करता है। हमसे क्या पूछा है, इसकी चाल पूछा है, और किस में पूछा है, मीटर प्रति सेकंड में पूछा है। तो चाल बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम के होता है। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के होता है। डिस्टेंस कितनी है दोस्तों, 4.5 किलोमीटर है, 450 किलोमीटर है। और समय कितना लग रहा है, 2.5 घंटे, तो 2.5 घंटे को मैं 25/10 कर लूँ क्या, कोई दिक्कत, तो ये 10 ऊपर चले जाएगा, तो 10 ऊपर चले जाएगा तो 10 ऊपर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इंटू 10 हो जाएगा। 25 से काट देंगे दोस्तों, 5 से काट लेते हैं, 5 पचम 25, 5 दूनी 10, 5 से काट दीजिए इसको, 5 9 45, 5 शून्य शून्य, तो कितना हो गया, 90 दूनी 180। तो जो हमारी स्पीड निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 180 किलोमीटर प्रति घंटे में निकल के आई। किस में निकल के आई, किलोमीटर प्रति घंटे में। हमसे तो मीटर प्रति सेकंड में पूछा है, मतलब बड़े से छोटे में जाना है, तो बड़े से छोटे में जाने के लिए हमने क्या बताया था आपको, 5/18 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसका, 5/18। तो 18 से कितनी बार में जाएगा, ये 10 बार में जाएगा, 10 इंटू 5, तो 50 मीटर प्रति सेकंड जो होगी इसकी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहां तक के, आगे बढ़ते हैं। एक रॉकेट 0.3 सेकंड में 108 मीटर की यात्रा करता है, किलोमीटर प्रति घंटे में इसकी गति ज्ञात करें। तो हम जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। डिस्टेंस कितना है, 108 मीटर है, और समय कितना है, 0.3 सेकेंड। तो पॉइंट हटेगा तो नीचे ऊपर 10 कर लूँ क्या मैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 3 से काटते हैं इसको, 3 तिया 9, 3 छक 18, 36 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360। अब ये 360 जो है ये मीटर प्रति सेकंड में, हमसे तो पूछा है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो क्या करेंगे इसमें 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 5 से काट देते हैं, 5 7 35, 5 दूनी 10, तो 72 इंटू 18, 18 दूनी 36 की 6 हासिल का है 3, 18 7 126, 126 और 3 कितना हो जाएगा, 129, तो 1296 जो है किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहां तक के, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई पिंड विराम से चलना शुरू करता है, इसका विस्थापन डैश के समानुपाती तब होता है जब इसका त्वरण स्थिर हो। दोस्तों कोई पिंड है जो विराम से चलना शुरू करता है, तो इसका विस्थापन जो है किसके समानुपाती तब होता है, जब इसका त्वरण स्थिर होता है। तो जो विस्थापन होता है वो समय के वर्ग के क्या होता है, समानुपातिक होता है। कैसे दोस्तों, पिंड का प्रारंभिक वेग कितना है हमारे पास में, 0 है, तो विस्थापन का फॉर्मूला क्या होता है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो होता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। अब बोला क्या है कि ये वाला जो मान है ये क्या है, स्थिर है, तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर होगा ना। तो जो विस्थापन होगा हमारा वो क्या होगा, समानुपाती होगा किसके, समय के स्क्वायर के। क्लियर यहां तक के, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोई मोटरसाइकिल 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1000 मीटर की दूरी तय करती है। इस दूरी को तय करने के लिए मोटरसाइकिल द्वारा लिया गया समय सेकंड में ज्ञात कीजिए। अब हमसे क्या पूछा है, समय के बारे में पूछा है। हम जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के होता है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। डिस्टेंस कितना है, 1000 है, स्पीड कितनी है, 36 है। अभी किसमें, किलोमीटर में है, हमको तो सेकंड में बताना, तो इसको क्या करो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 दूनी 36, 2 पंचे 10, 10 में से 1 जीरो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा, 100 सेकेंड जो है हमारा समय का मान निकल के आ जाएगा। कितना, 100 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कोई वस्तु अपने विराम x बराबर 0 मीटर से चलना शुरू करती है और x अक्ष के पास 1.6 मीटर स्क्वायर के नियत त्वरण के साथ घूम जाती है। x बराबर 12.8 मीटर से लेकर x बराबर 20 मीटर तक इसकी यात्रा के दौरान इसकी औसत वेग क्या होगा, ये हमको पूछा है।
हमसे क्या पूछा है, औसत वेग के बारे में पूछा है। अच्छा, हमको दिया क्या क्या गया है दोस्तों, चलो देख लेते हैं क्या क्या दिया है। विराम से कोई वस्तु है, ये हमारी वस्तु मान लेते हैं। यहाँ से ये क्या हो रही है, x बराबर 0 से यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे मतलब x बराबर 12.8 मीटर पे, और यहाँ पे x बराबर 20 मीटर पे यहाँ तक जा रही है। ठीक है, हमसे पूछा है x बराबर 12.8 मीटर से लेके यहाँ तक के बीच का जो है औसत वेग, उसकी यात्रा के दौरान, मतलब हमको पूरा औसत वेग निकालना है। हमको दिया क्या गया, प्रारंभिक वेग की बात करें तो u बराबर हमारे पास कितना है, u बराबर 0 है। दूरी कितनी है, तो पहले दूरी तो 2 दी गई है, चलो उसको देख लेंगे। अब समय तो हमको दिया नहीं गया है, त्वरण हमको दिया गया है 1.6 मीटर स्क्वायर। तो गति का तीसरा समीकरण आपको याद है क्या क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। सभी ने पढ़ा है इसको। तो यहाँ से मैं पहला, ये हमको यहाँ पे v1 निकालना पड़ेगा और यहाँ पे v2 निकालने पड़ेगा। मान लेते ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है। तो a पॉइंट पे वेग जो होगा वो क्या होगा, तो हम लिखते v1 का स्क्वायर बराबर u तो 0 है तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ए का मान कितना है 1.6 है, और दूरी का मान कितना है s का, ये है 12.8। कितना है, 12.8 है। तो यहाँ से हमारा v1 निकल के आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हम जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितना निकल के आएगा बताइए। ये हो जाएगा 16 दूनी 32, 3.2 3.2 इंटू 12.8, तो 32 इंटू 128 करिए तो ये हो जाएगा, कैसे करें हम लोग मल्टीप्लाई, 32 इंटू 128 का मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, 8 दूनी 16 की 6 हासिल का है 1, 8 तिया 24 और 1 25 की 5 हासिल का है, तो 2 दूनी 25 ही आएगा दोस्तों, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर एक बार ले लेते हैं, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, तो कितना आएगा 6, 5 4 9, 6 4 10 की 0 हासिल का है 1, 4096। कितना आया हमारा, 4096 निकल के आया। तो ये आया 4096, कितने अंक के बाद, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 40.96, 40.96। ये किसका मान आया, v1 स्क्वायर का। तो दशमलव जब हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 4096 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों बताइए, 4096 किसका स्क्वायर होता है, 64 का होता है क्या, 64 का, 64 का स्क्वायर होता है ना 4096। हाँ 64 का होता है, किसका होता है, 64 का। तो ये क्या हो जाएगा, 64 आ जाएगा इसकी जगह पे, और 100 की जगह पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 64/10 मतलब 6.4। तो जो v1 हमारा निकल के आया वो कितना निकल के आया, 6.4 मीटर निकल के, मीटर प्रति सेकंड निकल के आया। v1 निकल के आ गया हमारा कितना, 6.4 मीटर प्रति सेकंड। अब हमने v1 निकाल लिया कितना, चलिए यहाँ आगे बढ़ लेते थोड़ा सा। v1 हमने कितना निकाल लिया, v1 निकाल लिया हमने 6.4। अब हम v2 निकाल लेते हैं, तो v2 भी वैसे निकालेंगे, v2 तो u तो हमारा 0 है, प्लस 2 a का मान कितना है, a का मान है 1.6, और s का मान कितना है 20 है, तो 20 से मल्टीप्लाई, तो पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 1 0 से 1 0, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो v2 स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, v2 स्क्वायर बराबर आएगा 64 के। तो v2 का मान कितना निकल के आएगा हमारा, 8 निकल के आ जाएगा। अब हमारा v1 का मान भी निकल के आ गया, v2 का मान भी निकल गया, तो औसत वेग निकाल लेते हैं। तो औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। तो v1 कितना है, 6.4 है, v2 कितना है, 8 है, डिवाइडेड बाई 2, 8 से 14 और 14.4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 7 14.7.2। तो जो हमारा औसत वेग होगा वो कितना होगा, 7.2 मीटर प्रति सेकेंड। कितना निकल के आएगा, 7.2 मीटर प्रति सेकेंड। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, क्लियर यहाँ तक के, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हवाई जहाज 50 मीटर प्रति सेकंड की गति से उड़ता है, यह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। एक जहाज है जो कि 50 मीटर प्रति सेकंड की गति से उड़ रहा है और 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो हम जानते हैं डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू समय के। स्पीड कितनी है, 50 है, समय कितना है, 5 है, तो 5 25, तो 250। ये किस में आएगा, मीटर में आएगा। किस में आएगा, मीटर में, हमको तो किलोमीटर में चाहिए। तो किलोमीटर में चाहिए तो क्या करिए आप, 250 है इंटू 18/5 कर लीजिए, 5 25, 5 0 18 पंचे 90, तो कितनी निकल के आएगी, 900 किलोमीटर। कितना आएगा, 900 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी गेंद को 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से ऊपर की ओर फेंका जाता है,
4 सेकंड के बाद इसके विस्थापन का परिमाण कितना होगा? जी का मान हमको दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से ऊपर फेंक रहा है, मतलब प्रारंभिक वेग कितना है दोस्तों हमारा? ये है 30 मीटर प्रति सेकंड। कितना है? 30 मीटर प्रति सेकंड। समय कितना है हमारे पास में? 4 सेकंड दिया गया है और जी का मान हमको कितना दिया गया है? 10। तो ऊपर जा रहा है तो जी का मान 10 माइनस में लूँ या प्लस में लूँ? तो ऊपर जाएगा तो किस में लेना है? माइनस में लेना है। तो जी का मान क्या लूंगा मैं? माइनस में लूंगा। हमसे पूछा क्या है? विस्थापन मतलब दूरी पूछा है या ऊंचाई, एक मान से ऊंचाई इसमें। तो हम जानते हैं एस बराबर क्या होता है? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब हमने यही क्यों लिया? क्योंकि हमको यू का मान पता है, टी का मान भी पता है और जी मतलब ए का मान, यहाँ पे जी रहते हैं तो ए का मान भी पता है, तो यहाँ से हमारी विस्थापन निकल के आ जाएगा। तो यू कितना है हमारे पास में? 30। समय कितना है? 4 है, प्लस 1/2। ए का मान मतलब जी का मान हम क्या लेंगे? -10। और समय कितना है? हाफ एटी स्क्वायर है ना, हाँ स्क्वायर है। तो समय कितना है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 10 है दोस्तों ना, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक के? तो ये कितना हो जाएगा? 120। 2 से काट दे, 2 पंचे 10, 16 पंचे 80। तो ये प्लस ये माइनस है, तो माइनस में क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। तो 120 में से 80 जाएगा, कितना बचेगा? 40। तो 40 मीटर जो होगी वो क्या होगी हमारी? विस्थापन, मतलब विस्थापन का मान आएगा कितना? विस्थापन का परिमाण कितना आएगा? 40 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक के? चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश को किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे उस कुल समय अंतराल में विभाजित किया जाता है जिसके दौरान गति हुई है। तो बताइए किसको वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिससे उसे कुल समय अंतराल से विभाजित किया जाता है, मतलब कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी बटे कुल समय किसको बोलते हैं? बताइए। कुल दूरी बटे कुल समय, औसत गति, औसत चाल। चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोई वस्तु 100 मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ चल रही है। 1 मिनट में इस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। एक वस्तु है दोस्तों जो 100 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। 1 मिनट में इस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम क्या होता है? स्पीड कितनी है? 100 मीटर प्रति सेकंड है। समय कितना है? 1 मिनट है, मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ये हो जाएगा। तो जो दूरी आएगी वो कितनी निकल के आएगी? 6000। अब ये 6000 मीटर में है, हमसे तो किलोमीटर में। तो किलोमीटर में तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर होता है। तो 1000 से भाग दीजिए। तो 1000 से जब भाग देंगे तो कितना निकल के आएगा? 6 किलोमीटर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक के? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई वस्तु अपने विराम x बराबर 0 मीटर और t बराबर 0 सेकंड से चलना शुरू करती है और x अक्ष के पास 3 मीटर प्रति सेकंड के नियत त्वरण के साथ घूम जाती है। समय 4 सेकंड और 8 सेकंड के बीच इसका औसत वेग क्या होगा? ये हमसे पूछा है। क्या पूछा है हमको? औसत वेग के बारे में पूछा है। तो औसत वेग पूछा है तो हमको वेग निकालना पड़ेगा दोनों का, 4 सेकंड का भी 8 सेकंड का भी। कितना? 4 सेकंड का भी 8 सेकंड का भी, है ना। तो हम जानते हैं त्वरण का मान दिया गया 3 मीटर प्रति सेकंड। x बराबर 0 मतलब u का मान कितना है हमारा? 0 है। पहला समय कितना है? t1, ये है 4 सेकंड। दूसरा समय कितना है? t2, ये है हमारा 8 सेकंड। कितना? 8 सेकंड। तो v1 निकालने के लिए क्या करना है? u प्लस एटी का उपयोग कर लेते हैं, u प्लस एटी का। कोई दिक्कत? तो v1 हमको निकाल लेते हैं। v1 बराबर u का मान कितना है? 0 है, प्लस a का मान कितना है? 3 है। समय कितना है पहला? ये है 4 सेकेंड। तो कितना निकल के आ गया हमारा v1? 12 सेकेंड निकल के आ गया। 12 मीटर प्रति सेकेंड। कितना आ गया? 12 मीटर प्रति सेकेंड। उसी प्रकार v2 निकाल लेते हैं u प्लस एटी से। u का मान कितना है? 0 है। a का मान कितना है? 3 है। और समय कितना है? 8 है। तो v2 कितना निकल के आ गया हमारा? 24 मीटर प्रति सेकेंड। क्या निकल के आएगा? 24 मीटर प्रति सेकेंड। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है औसत वेग। तो दोनों v1 भी आ गया, v2 भी आ गया, दोनों को जोड़ लिए। 24 और 12, 36 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना निकल के आएगा? 2 8 36। कितना निकल के आएगा? 18।
तो कितना निकल के आ गया हमारा 18 मीटर प्रति सेकंड जो है इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर यहां तक कि कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है, इसका वेग कितना होगा? कोई वस्तु है जो नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है, तो इसका वेग क्या होगा दोस्तों? वेग जो होता है, त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर क्या होता है बताइए? वेग में परिवर्तन बटे समय। क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय के, यही तो होता है। तो वेग बराबर क्या होगा? वेग बराबर होगा त्वरण इंटू समय के, त्वरण इंटू समय के होगा। अब बोला है कि कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ, तो त्वरण तो स्थिर है, तो जो वेग होगा वो समय के सीधे क्या होगा? समानुपातिक होगा। तो जो वेग होगा वो समय के क्या होगा? सीधे समय के समानुपातिक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहां तक के? आगे बढ़ते हैं। जब आप किसी कार की गति को दोगुना करते हैं तो इसे रोकते समय यह डैश गुनी अधिक दूरी तय करेगी। तो डायरेक्टली आप याद रखिए दोस्तों, जो कार की गति होती है ना, स्पीड जो होती है ना, वो दूरी के क्या होती है? दूरी जो होती है वो गति के क्या होती है? स्क्वायर के समानुपाती होती है। दूरी जो होती है वो मतलब गति की क्या होती है? स्क्वायर के समानुपाती होती है। अब बोल रहा है जब आप किसी कार की गति को दोगुना करेंगे, यदि हमने गति को दोगुना कर दिए तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक यदि गति को दोगुना किए तो कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। तो हमारी जो दूरी होगी वो कितनी तय करेगी? 4 गुना अधिक दूरी तय करेगी। क्लियर? तो 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक पिंड अपनी विराम अवस्था से x बराबर 0 मीटर से चलना शुरू करता है और x अक्ष के समदिश 3 मीटर प्रति सेकंड के नियत त्वरण के साथ चलता है। इसकी यात्रा के दौरान x बराबर 13.5 मीटर से x बराबर 54 मीटर के बीच इसका औसत वेग कितना होगा, ये हमसे पूछा है। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, इसके पहले ये क्वेश्चन हमने करवा चुका है कैसे करना है। अब आप इसको सॉल्व करिए। गति का तीसरा समीकरण लगाइए, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v1 निकालिए पहले, फिर v2 निकालिए और दोनों का योग करके आधा कर लीजिए, आंसर आपका निकल के आएगा। इसको आपको करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक कार 3.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ चलना शुरू करती है तो 20 सेकंड के बाद उस कार का वेग ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा है? वेग के बारे में। तो वेग हम प्रथम समीकरण लगा देते हैं, v बराबर u प्लस ए टी। u का मान कितना है? u का मान 0 है, प्लस a का मान कितना है? 3.2 और समय का मान कितना है? 20 है। तो पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आ जाएगा, 1 0 से 1 0, 32 दूनी 64। तो जो उसका वेग होगा वो कितना होगा? 64 मीटर प्रति सेकेंड। कितना होगा? 64 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 2 सेकेंड तक त्वरणशील एक कार 1 सेकेंड तक त्वरणशील उसी कार से डैश गुनी अधिक दूरी तय करेगी। दोनों ही मामलों में कार विरामावस्था से समान त्वरण पर चलती है। एक कार है दोस्तों जो कि 2 सेकंड तक त्वरणशील है और एक कार है 1 सेकंड तक त्वरणशील। हमसे पूछा है कि कितनी अधिक दूरी तय करेगी पहली कार दूसरी कार से। अच्छा एक बात बताइए, हम जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के। पता है आपको ये चीज? ठीक। हमसे बोला है कार विराम अवस्था में है। विराम अवस्था में ये तो हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि विराम अवस्था में u का मान 0। प्लस क्या हो जाएगा? 1/2 हाफ ए टी स्क्वायर। अब बोल रहा है समान त्वरण पे, तो त्वरण भी समान है, तो एक ही मान की जगह पे कुछ रखने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या हो गया? टी स्क्वायर। तो ये हमको एक चीज पता चला कि जो दूरी होगी वो समय के स्क्वायर के क्या होगी? समानुपाती होगी। दूरी जो होगी वो समय के स्क्वायर के क्या होगी? समानुपाती होगी। तो जब पहली कार की बात करें तो 2 सेकंड की बात कर रहा है, मतलब पहली कार की जो दूरी होगी वो समय किसका कितना दिया है? 2 के सेकंड, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। उसी प्रकार दूसरी कार की बात करें दूरी की, तो 1 सेकंड है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो 2 सेकंड तक त्वरणशील जो कार होगी वो 1 सेकंड तक त्वरणशील उसी कार से 1 सेकंड से त्वरणशील उसी कार से कितनी गुनी अधिक दूरी तय करेगी?
4 गुना अधिक दूरी तय करेगी। कितनी गुनी? 4 गुनी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई वस्तु 20 सेकंड में 200 मीटर की पहली दूरी तय करती है और अगली 200 मीटर की दूरी के लिए 30 सेकंड का समय लगाती है। वस्तु की औसत गति कितनी होगी, ये हमसे पूछा है। तो औसत गति क्या होती है दोस्तों? तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है? 200 प्लस 200 400 मीटर है। कुल दूरी कितनी है? 400 मीटर है। समय कितना लग रहा है? 20 सेकेंड और 30 सेकेंड, मतलब टोटल समय कितना लग रहा है? 50 सेकेंड का लग रहा है। तो 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से काट देंगे 8, तो 8 मीटर प्रति सेकेंड जो होगी वो क्या होगी? गति होगी किसकी? औसत गति। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई वस्तु अपने विराम से x बराबर 0 मीटर और t बराबर 0 सेकेंड से चलना शुरू करती है और x अक्ष के पास 4 मीटर प्रति सेकेंड के नियत त्वरण के साथ घूम जाती है। समय 2 सेकेंड और 6 सेकेंड के बीच इसका औसत वेग क्या होगा? यही क्वेश्चन इसके पहले रिपीट हो चुका है, तो यह आपके लिए क्या है? खुद से आपको इसको करना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो पाएगी, आप क्वेश्चन को समझ भी पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आपको समझना है और इसी का आंसर कमेंट बॉक्स में आपको हमको देना है। ठीक है, यहां तक की क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी गेंद को आरंभिक विराम से किसी इमारत के शीर्ष से मुक्त रूप से गिराया जाता है और यह अधिकतम 40 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करती है। इमारत की ऊंचाई कितनी होगी? गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जो है ये दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब दोस्तों कोई गेंद है जो आरंभिक विराम से गिराई जा रही है, मतलब प्रारंभिक वेग हमारा कितना है? प्रारंभिक वेग है हमारा 0। अधिकतम 40 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करती है, मतलब अंतिम वेग कितना है हमारा? अंतिम वेग है 40। और जी का मान कितना दिया गया है? तो जी का मान, त्वरण का मान दिया गया हमको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमसे क्या पूछा है? ऊंचाई पूछा है। अब हमको ऊंचाई पूछा हुआ है तो सबसे पहले तो हमको ऊंचाई निकालने के लिए हमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इससे निकाल सकते हैं हम ऊंचाई, लेकिन हमको समय का मान तो नहीं दिया गया है। तो क्या इन तीनों से हम क्या समय का मान निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है v बराबर क्या होता है? v बराबर होता है u प्लस ए टी के। ए टी के या जी टी के ले लीजिए आप। v कितना है हमारा? अंतिम वेग 40 है। u कितना है? 0 है। g का मान कितना है? 10 है। और t का मान कितना है? हमको निकालना है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो t का मान हमारा कितना निकल के आएगा? t का मान हमारा निकल के आएगा 4 सेकेंड। कितना निकल के आएगा? 4 सेकेंड निकल के आएगा। अब हमारा टी का मान निकल गया है, तो यहां से हम ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? यू टी, ये तो हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा पूरा, प्लस हाफ जी का मान कितना है? 10 है। और टी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो 2 से काट देते, 2 पंचे 10 और 16 इंटू 5 80। तो हमारी जो ऊंचाई निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी? 80 मीटर निकल के आएगी। कितनी? 80 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों यहां तक के? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई कार विराम से नियत त्वरण 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के साथ चलना शुरू करती है। 10 सेकंड में इस कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करिए। हमसे क्या पूछा है? दूरी का मान पूछा है। हमको क्या क्या दिया गया है? कोई कार विराम से मतलब प्रारंभिक वेग हमारा कितना है? 0 है। त्वरण का मान कितना है हमारे पास में? 3 मीटर प्रति सेकंड है। समय कितना दिया गया है? 10 सेकंड दिया गया है। तो यहां से हम दूरी का मान निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लीजिए, हाफ ए टी स्क्वायर लगा लीजिए। तो यू टी, तो यू का मान तो 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया, प्लस 1/2, ए का मान कितना है त्वरण का? 3 है। और समय कितना है? 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 2 से काट देते इसको 50 बार में, 50 इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा? 150 मीटर। तो हमारी जो दूरी होगी कितनी होगी? 150 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ग्रह की परिधि 36,000 किलोमीटर है। यदि ग्रह कोई अन्य गति नहीं करता है और इसे एक पूर्ण घूर्णन में 20 घंटे का समय लगता है, तो उसकी मध्य रेखा पर स्थित एक बिंदु की गति ज्ञात कीजिए। मतलब हमको एंगुलर स्पीड निकालना है। एंगुलर स्पीड की बात करें कोणीय गति की, तो कोणीय गति कैसे निकाली जाती है?
ये निकाली जाती है वृत्त की परिधि 2πr बटे समय, क्योंकि परिधि दी गई है तो 2πr बटे समय के। परिधि का मान कितना है दोस्तों हमारे पास में? परिधि का मान हमारे पास में है 36,000 किलोमीटर। कितना दिया गया है? 36,000। और समय कितना है? 20 घंटे है। बस कुछ नहीं, इतना ही करना है अपने को। 2 से काटेंगे 1800 बार में। अब ये किलोमीटर प्रति घंटे में आई हमारी, हमको तो मीटर प्रति सेकंड में तो कुछ नहीं करना है। 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 से 100 बार में, और 100 इंटू 5 500 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक गोली 196 मीटर प्रति सेकंड के वेग से सीधे ऊपर की ओर दागा जाता है। बंदूक की गोली कितनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगी? जी का मान हमको 9.8 मीटर प्रति सेकंड इसको लेना है। एक गोली है दोस्तों जो 196 मीटर प्रति सेकंड के वेग से सीधे के ऊपर की ओर, मतलब वेग कितना है? हमको वेग का मान कितना दिया गया है? वेग का मान दिया गया है 196 मीटर प्रति सेकंड। जी का मान कितना है? 9.8। हमसे ऊंचाई पूछा है। प्रारंभिक वेग कितना है हमारा? प्रारंभिक वेग 0 है। ठीक है, तो यहां पे हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh वाला। ठीक है, कोई दिक्कत? v का मान कितना है? 196, तो 196 इंटू 196 कर लेते हैं। 196 इंटू 196, u का मान तो 0 है, प्लस 2, g का मान कितना है? 9.8 है, इंटू h का मान कितना है हमको निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा? 196 इंटू 196 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8। पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक 0 आ जाएगा। 98 दूना कितना होता है? 196। 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा जो ऊंचाई आएगी वो कितनी निकल के आएगी? 1960 मीटर निकल के आएगी। कितनी? 1960 मीटर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सुबह जल्दी कोई यातायात न होने पर सड़क पर राहुल ने साइकिल द्वारा लाल किले से अपने निवास स्थान तक तय की गई कुल दूरी तथा घर पहुंचने तक का कुल समय नोट किया। तब इस जानकारी से क्या गणना की कर सकते हैं? हमको दूरी दी गई है, समय दी गई है, तो दूरी और जब समय दिया गया है तो हम चाल निकाल सकते हैं राहुल की। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए ग्राफ के अनुसार औसत चाल एवं औसत वेग का अनुपात क्या होगा? ये हमसे पूछा है। ये जो ग्राफ है दोस्तों, इसके अनुसार हमको बताना है कि औसत चाल एवं औसत वेग का अनुपात क्या होगा। अब ये जो ग्राफ है वो किसका ग्राफ है? वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। तो वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ में जो क्षेत्रफल होता है ना, वही दूरी और विस्थापन होता है। जो क्षेत्रफल होता है, यहाँ त्रिभुज दिए हुए हैं ना, जो इनका क्षेत्रफल होगा ना, वही क्या होगा? इसका दूरी और विस्थापन होगा। क्लियर? तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या? दूरी। तो हम जानते हैं, सबसे पहले निकालते हैं हम दूरी के बारे में। दूरी पर क्षेत्रफल त्रिभुज का, पहले हम निकालते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर निकालेंगे हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो उससे हमारी क्या आएगी? कुल दूरी निकल के आएगी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट के होता है कि नहीं होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2, अभी हम किसके लिए निकाल रहे हैं? बड़े त्रिभुज के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, 1/2 बेस कितना है दोस्तों इसका? देखिए यहां से लेके यहां तक कितना है? 10 है, तो बेस कितना है? 10 है। हाइट कितना है? यहां से लेके यहां तक 20 है, तो 20 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 2 पंचे 10, 20 पंचे 100। तो जो पहला त्रिभुज है उसकी जो दूरी है वो कितनी है? 100 मीटर है। उसी प्रकार हम दोनों नीचे वाली दूरी को निकाल लेते हैं। तो दूरी क्या हो जाएगा? वही 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है इसमें? 10 से 14 है, मतलब 4 इसका बेस है। और हाइट कितनी है? 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 दूनी 4, 20 दूनी 40, 10 दूनी 20। तो ये जो क्षेत्रफल है और ये क्षेत्रफल है, ये किसको दर्शाएंगे? दूरी को दर्शाएंगे, दूरी या विस्थापन को। दोनों को जोड़ लीजिए तो कुल दूरी निकल जाएगी। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 100 मीटर प्लस 20 मीटर। कुल दूरी हमारी निकल के आ गई 120 मीटर। कितनी निकल के आ गई? 120 मीटर निकल के आ गई। अब हमको विस्थापन निकालना है, तो विस्थापन भी सेम कंडीशन से, त्रिभुज का क्षेत्रफल दूरी या विस्थापन देता है, तो विस्थापन के भी वही करेंगे 1/2। बस एक चेंज करना है हमको, क्या हो जाएगा? तो 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 10,
हाइट कितनी है 20, तो इसकी भी दूरी कितनी आएगी 100 आएगी। आएगी कितनी आएगी? आएगी। अब ये जो नीचे वाला त्रिभुज है दोस्तों, ये जो नीचे वाला त्रिभुज है, इसका जब निकालेंगे तो इसका भी 20 आएगा विस्थापन निकल के, लेकिन क्या आएगा? माइनस में आएगा, क्योंकि विस्थापन जो होता है ना वो ऋणात्मक हो सकता है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए हमने दूरी को यहाँ पे प्लस में लिया है 20 में। लेकिन यहां जब इसको सॉल्व करेंगे अपन 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस का कितना है? बेस हमारा 4 है, हाइट कितनी है? -10 है। हाइट कितनी लेंगे? -10 लेंगे। यहाँ पे हमने क्यों नहीं लिया माइनस में दूरी को? दूरी क्योंकि हमेशा धनात्मक होती, ऋणात्मक नहीं होती, इस वजह से हमने 20 को धनात्मक लिया यहाँ पे, लेकिन विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है, तो यहाँ माइनस लेंगे 10, ऊंचाई जो लेंगे हाइट वो माइनस में लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 20 दूनी 10 दूनी 20, तो -20 आएगी विस्थापन इसका। तो कुल विस्थापन क्या होगा? कुल विस्थापन 100 -20 मतलब 80 मीटर कुल विस्थापन निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 80 मीटर कुल विस्थापन निकल के आएगा। अब कुल दूरी हमारी निकल के आ गई, कुल विस्थापन निकल के आ गया, तो कुल दूरी हमारी कितनी निकल के आई? 120, और कुल विस्थापन कितना निकल के आया? 80 निकल के आया। तो हम जानते हैं औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। अब कुल दूरी तो 120 है, समय कितना है यहां से लेके यहां तक के? 14 सेकेंड है, तो 14 कर लीजिए, डिवाइडेड बाई विस्थापन औसत वेग। औसत वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन कितना है? सब 80 है, और समय कितना है? 14 है, तो ये 14 से ये 14 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो कितना निकल के आएगा? 3:2 निकल के आएगा। कितना? 3:2। तो 3:2 जो है इसका राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया ना कैसे किए? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बल किसी वस्तु में 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण तथा दूसरी वस्तु में 6 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है। यदि दोनों वस्तुओं को एक साथ बांधकर वही बल लगाया जाए तो उत्पन्न त्वरण क्या होगा? कुछ नहीं करना है, A1 इंटू A2 कर लीजिए, डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 कर लीजिए, तो कुल त्वरण निकल के आ जाएगा। A1 कितना है? 3, A2 कितना है? 6, दोनों का एक कितना हो जाएगा? 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कुल त्वरण निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक कार अपनी यात्रा के 3 बराबर भागों को 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चालों से तय करती है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी? ये हमसे पूछा है। तो औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। अब यहाँ 3 चाल दी गई है हमको, तो एक काम करते हैं, हम इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो हम दूरी निकाल लेंगे। तो तीनों का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? 240 आएगा। अब कुल दूरी जो है 240 निकल के आई, हमने 240 मांगा, हमने निकाला, लेकिन ये तो एक दूरी है, हमको तो 3 बोला है, 3 बराबर, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, ये हो गया हमारी कुल दूरी। अब कुल समय, तो 60 का 240 में भाग दीजिए, कितने बार में? 4 बार में, 4 घंटे लगेंगे। 80 का 3 घंटे लगेंगे, 120 का 2 घंटे लगेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 4 3 7 2 9, तो 3 इंटू 240 बटे 9 हो जाएगा। काट लीजिए, 3 तिया 9, 3 8 है 24, 3 शून्य शून्य, तो क्या आएगी हमारी औसत चाल? 80 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आएगी। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या किया हमने? इन दोनों का एलसीएम ले लिया, तो हमने एक दूरी निकाल के एक दूरी का मान निकाल लिया। अब वो तो एक दूरी है, हमसे तो 3 बराबर बोला है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। हम जानते हैं औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी होगी? 3 इंटू 240। अब कुल समय निकालना है, तो 240 को 60 से भाग दिए 4 बार में, 80 को 240 में भाग दिए 3 बार में, फिर 120 का भाग 240 में, ये 2 बार में, ये कुल समय आ गया। तो कुल समय कितना है? 4 3 7 प्लस 2 9, 3 इंटू 240 बटे 9 किए, तो हमारी जो है औसत चाल निकल के आएगी कितनी? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक गेंद को भवन की छत से गिराने पर गेंद को जमीन पर पहुंचने में 3 सेकंड लगते हैं। गेंद का पृथ्वी की ओर त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो भवन की ऊंचाई क्या है? हमसे क्या पूछा है? भवन की ऊंचाई पूछा है। छत से गिराया जाता है, गिराया जा रहा है मतलब प्रारंभिक वेग कितना है इसका? प्रारंभिक वेग तो हमारा 0 है। समय कितना दिया है? 3 सेकंड दिया गया है। त्वरण का मान कितना? 10 मीटर। हमसे क्या पूछा है? ऊंचाई पूछा है, तो लगा लेते हैं हम फॉर्मूला, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर या हाफ ए टी स्क्वायर।
तो क्या हो जाएगा ut, तो u का मान तो जीरो है तो जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ a का मान कितना है 3 है, और समय कितना है, समय सॉरी a का मान कितना है 10 है, समय कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 से काट दीजिए, 2 पंचे 10, 5 9 45, तो दूरी कितनी निकल के आ जाएगी हमारी 45 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है बताइए। त्वरण क्या होता है, त्वरण जो होता है वेग में परिवर्तन बटे समय, मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराने पर वह 1 सेकंड में जमीन तक पहुंचती है। जमीन के साथ टकराने पर उसका वेग क्या होगा। हमसे क्या पूछा है, वेग पूछा है, तो वेग बराबर v बराबर u प्लस ए टी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वेग ही तो पूछा है हमसे। है ना, तो u क्या बोला, एक निश्चित ऊंचाई से मुक्त रूप से, मतलब u का मान तो हमारा जीरो हो गया, तो v बराबर क्या हो जाएगा जीरो, प्लस g का मान कितना ले लेंगे अपन 9.8, यहाँ पे लिया नहीं दिया गया होगा 9.8, 9.8 इसका दिया हुआ है। ठीक है, और t कितना है, t समय कितना दिया गया हमको, टर्म में समय दिया गया है बस चीजें गिरा 1 सेकेंड, तो वेग हमारा कितना निकल के आएगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक प्रक्षेप गति में क्षैतिज के साथ एक बड़ा कोण डैश पैदा करता है। दोस्तों एक प्रक्षेप गति में क्षैतिज के साथ एक बड़ा कोण जो है ना, ये ऊंचा प्रक्षेप्य पथ प्रदान करता है। क्या करता है, ऊंचा प्रक्षेप्य पथ प्रदान करता है। दोस्तों जब कोई वस्तु क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल से प्रक्षेपित किया जाता है तो उसका पथ परवलयाकार होता है। कैसा होता है, परवलयाकार। पिंड की यह गति प्रक्षेप गति कहलाती है। अच्छा, प्रक्षेप गति कहलाती है। प्रक्षेप पिंड की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है। यदि थीटा बड़े कोण, मतलब थीटा अगर 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है, तो h मैक्सिमम का मान क्या होता है, ये होता है यू स्क्वायर अपॉन में 2g के। अतः एक प्रक्षेप गति में क्षैतिज के साथ एक बड़े कोण थीटा बराबर 90 डिग्री पर ऊंचा प्रक्षेप्य पथ प्राप्त होता है। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है तो हमको क्या प्राप्त होगा, ऊंचा प्रक्षेप्य पथ प्राप्त होगा। तो ये पिंड की ऊंचाई का फॉर्मूला आपको याद रखना है, एच मैक्सिमम को याद रखना है यदि 90 डिग्री दिया है तो। ठीक है, डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो निम्न में से क्या परिवर्तित नहीं होता। एक गेंद है, जब ऊपर हम फेंकते हैं, मान लेते हैं गेंद है, हमने इसको ऊपर की ओर फेंका, तो कुछ वेग से गई होगी प्रारंभ में, कुछ वेग से फेंका होगा हमने। जब यहां अधिकतम बिंदु पे पहुंचेगी तो यहाँ पे तो अंतिम वेग हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या परिवर्तित नहीं होगा, तो दोस्तों त्वरण का मान जो होगा ना वो यहाँ पे भी सेम रहेगा और यहाँ पे भी सेम रहेगा। त्वरण में तो कोई इस प्रकार का कोई परिवर्तन आएगा नहीं, तो त्वरण ही इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब किसी गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब उसका पथ परवलयाकार होता है। ऐसी स्थिति में इसकी गति, स्थितिज ऊर्जा तथा दूरी तो परिवर्तित होती है किंतु त्वरण अपरिवर्तित रहता है। इस त्वरण का मान हमेशा गुरुत्वीय त्वरण जी के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है ना, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक 5 किलो द्रव्यमान वाला पिंड एक घर्षण रहित टेबल पर विश्राम अवस्था में है, जिस 12 न्यूटन का एक स्थिर बल कार्यरत है, जिस पर क्या है 12 न्यूटन का एक बल कार्यरत है। पिंड द्वारा 2 सेकंड में तय की गई दूरी हमसे पूछा है। क्या पूछा है, पिंड द्वारा 2 सेकंड में तय की गई दूरी पूछा है। अब दोस्तों दूरी निकालना है तो हम जानते हैं दूरी निकालने के लिए हम इसका उपयोग करेंगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब हमको समय तो दे दिया गया है लेकिन हमको त्वरण का मान नहीं दिया गया है। विश्राम अवस्था है मतलब यू का मान हमारे पास जीरो है। तो हमको एक चीज बोला है 12 न्यूटन का एक स्थिर बल कार्यरत है, तो हमको बल का मान दिया गया है एम कितना 12 न्यूटन, और हम जानते हैं बल एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए के होता है। तो यहां से हम त्वरण का मान निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बल का मान कितना है 12 है, द्रव्यमान कितना है 5 है, त्वरण क्या करेंगे बराबर कर लेंगे इसके। तो त्वरण कितना आ जाएगा 12/5, तो 5 दूनी 10, 5 24, 2.4 क्या निकल के आएगा हमारा
तुरंत का मान निकलेगा। बस मान रख देते हैं विराम अवस्था में, तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा पूरा। तो क्या हो जाएगा 1/2, ए का मान कितना निकाले हमने 2.4, और समय कितना है, समय 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 10 कर लेते हैं इसको नीचे, 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 24 दूनी 48, 48/10, तो कितना आ जाएगा 4.8 मीटर जो है इसकी दूरी निकल के आएगी कि नहीं आएगी दूरी, 4.8 मीटर। तो 4.8 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं। 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर 1.5 न्यूटन का बल 2 सेकंड तक लगाया जाता है। पिंड द्वारा चली गई दूरी क्या होगी। सेम क्वेश्चन है इसके पहले वाला, दूरी निकालना है। तो F बराबर m ही लगा लेते हैं सबसे पहले, F बराबर m इंटू ए से तुरंत निकल जाएगा। F का मान कितना है 1.5 न्यूटन है, m का मान कितना है 5 किलोग्राम है, ए हम निकाल लेते हैं। पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 दिया 15, तो तुरंत कितना निकल के आ गया हमारा 0.3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तुरंत हमारा निकल गया, तो दूरी निकाल लेते हैं। S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो u का मान क्या है हमारा 0, प्रारंभिक वेग 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा 1/2। ए का मान कितना है 0.3, तो 3/10 ही रख लेता हूँ मैं इसको। और समय कितना है, समय हमको पूछा गया है 2 सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 6/10 मतलब 0.6 जो है मीटर जो है दूरी का मान निकल के आएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक कार ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। इस यात्रा के दौरान कार की औसत चाल क्या होगी। जब दो चाल दिए हो दोस्तों, तो औसत चाल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो क्या हो जाएगा 2x का मान कितना है 20, y का मान कितना है 30, और दोनों का योग कितना हो जाएगा 20 और 30 50 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 5 6 30 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, यहां तक के कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गेंद को भवन की छत से गिराने पर गेंद को जमीन पर पहुंचने में 3 सेकंड लगते हैं। गेंद का पृथ्वी की ओर त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो भवन की ऊंचाई क्या होगी। अब हमको क्या दिया गया है, हमको समय का मान दिया गया है, त्वरण का मान दिया गया है, हमसे पूछा क्या है ऊंचाई पूछा है। तो बस वही फॉर्मूला लगा लेते हैं, S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ut तो हमारा प्रारंभिक वेग तो 0 हो जाएगा, ut मतलब प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा हमारा 0, भवन की छत से गिराया जा रहा है तो प्रारंभिक वेग हमारा 0, तो ut तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ AT स्क्वायर, त्वरण का मान कितना है 10 है, समय कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, तो क्या हो जाएगा 2 पंचे 10, 5 9 45, तो हमारी जो दूरी निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी 45 मीटर। अब 45 मीटर कहीं है क्या, तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्लियर है ना तक के। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। विराम अवस्था में आने से पूर्व यह लक्ष्य के अंदर 8 सेंटीमीटर धंस सकती है। यदि लक्ष्य केवल 6 सेंटीमीटर मोटा होता तो वह गति जिससे गोली लक्ष्य से बाहर निकलेगी, ये हमको बताना है, मतलब गति बताना है, अंतिम वेग बताना है जब वो 6 सेंटीमीटर मोटा होगा लक्ष्य। तो दोस्तों हमको तो दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड गति से चलती है, मतलब प्रारंभिक वेग कितना दिया गया है हमको 10 मीटर प्रति सेकंड। कितना दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड। दूरी जो है विस्थापन वो दिया गया है 8 सेंटीमीटर हमको। दूसरी दूरी है उसका विस्थापन कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो यदि हमको गति वेग निकालना है तो सबसे पहले तुमको तुरंत निकालना होगा, क्योंकि तुरंत हमको नहीं पता, तुरंत तो हमको नहीं पता। तो हमको विस्थापन दिया गया है, प्रारंभिक वेग दिया गया है, तो क्या मैं इस फॉर्मूले से विस्थापन त्वरण निकाल सकता हूँ क्या, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, यहाँ से हमारा तुरंत का मान निकल जाएगा क्या, बिल्कुल निकल जाएगा। अंतिम वेग तो हमारा 0 है, क्योंकि विराम अवस्था में बोल रहा है, तो अंतिम वेग 0 हो गया। प्रारंभिक वेग 10, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, प्लस 2 इंटू ए इंटू एस, दूरी कितनी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 8/100 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक के नहीं। तो ये 100 आ जाएगा इधर, तो -100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 8 16, 16/100 इंटू ए,
तो क्या हो जाएगा 0.16, 0.100 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -100 डिवाइडेड बाई 100 से भाग देंगे तो 0.16 इज इक्वल टू ए के। तो त्वरण कितना निकला हमारा, -100 अपॉन 0.16 मतलब 0.16। ये हमारा क्या है, त्वरण का मान निकल गया। अब त्वरण का मान निकल के आ गया तो 6 सेंटीमीटर मोटे के लिए जो गति है वेग निकाल लेते हैं यहाँ से हम लोग। तो हमारा त्वरण का मान कितना निकल के आया यहाँ पे, ये निकल के आया हमारा ए का मान -100 अपॉन 0.16। फिर से वही फॉर्मूला वी स्क्वायर, हमको निकालना है वी स्क्वायर इस बार। यू स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 होगा, प्लस 2 इंटू ए का मान कितना है, 100 बटे -100 बटे 0.16 है, इंटू एस का मान कितना है 6 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 100 से भाग देंगे। एक पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए तो ऊपर में क्या बचा 100। अब ये माइनस है तो यहाँ माइनस लगा लेते हैं, -2 इंटू 100 बटे 16 इंटू 6। अब काट लेते हैं, 2 8 16, 4 से 4 दूनी 8, 4 2500, 2 से काट लेते हैं 2 छक 2 तिया 6, तो 25 इंटू 3 75। तो वी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 100 माइनस 75। तो वी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में 25 आ जाएगा। तो वी का मान कितना निकल के आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड, और यही क्या है हमारा आंसर है। तो 5 मीटर प्रति सेकेंड ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब यदि लक्ष्य से 6 सेंटीमीटर मोटा होगा तो जो गति होगी वो कितनी होगी, 5 मीटर प्रति सेकेंड होगी। क्लियर यहाँ तक कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना आपको, क्लियर ना दोस्तों यहाँ तक के। तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारा टॉपिक पूरी तरह से आज समाप्त होता है, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे दोस्तों कार्य ऊर्जा और शक्ति, कार्य ऊर्जा और शक्ति के सारे क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमने कोशिश की है बहुत अच्छे से आपको समझाने की, और उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में भी आएंगे। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, ओके बाय, टेक केयर।